नमस्कार दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग लेकर आ रहे हैं हम। और इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर आ सकती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक जबरदस्त झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार को झटका देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, चुनावी बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। और यहां से अब एक मुसीबत मोदी सरकार के लिए शुरू होती है। जो अभी तक सबसे अमीर पार्टी कहलाती थी, क्या वो सबसे गरीब पार्टी होने की कगार पे चली जाएगी? ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2019 से लेकर अब तक का पूरा ब्यौरा यानी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगी है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करता था, आपको पता है ना। और 5 जजों की पीठ, उन 5 जजों की पीठ में यह सब कुछ बताऊंगा आपको कि यह मामला क्या है और कैसे यहां मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ आप जान रहे हैं कि किसान जो हैं वो सड़कों पे हैं और झटके पे झटका दे रहे हैं, लेकिन यह ब्रेकिंग आप देखिए, असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनावी बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। जो चुनावी चंदे मिलते हैं पार्टियों को वो असंवैधानिक है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह से दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है ये वोटर को जानना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल रोक लगाए, ये बात कही है अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों की पीठ जिसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ये 5 की जो संवैधानिक पीठ थी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है। और इस फैसले से अब बैकफुट पर नजर आने वाली है मोदी सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनावी चंदे इन्हीं को मिलते रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि किस किस ने आपको चंदे दिए। चुनाव आयोग को भी यहां पर एक डायरेक्टिव यहां से भेजा गया है, जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपनी वेबसाइट पर जिन जिन पार्टियों को जितने जितने पैसे मिले हैं वो सब वहां पे जारी करेंगे। और अभी तक जितने भी हैं, हो सकता है कि ये पैसे जो हैं वो लौटाने भी पड़े। तो ये असंवैधानिक, और इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है ये जरा आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। बहुत ही अहम बात यहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां से आने वाले समय में दोस्तों ये तय मानिए कि मोदी सरकार की, बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। एक तरफ किसान सड़कों पे हैं, शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आज भी पहुंचाएंगे वहां की पल पल की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले हम तो तैयारी कर रहे थे किसानों के आंदोलन पे अभी चर्चा जारी रखने की, लेकिन यहां पर एक इतनी बड़ी खबर आ गई कि यह खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। चुनावी बॉन्ड, आप जानते हैं वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। आप जिन जिन पार्टियों को वोट देते हैं तो वोटर कहलाते हैं, आप मतदाता कहलाते हैं, और आपको यह बात जानने का अधिकार है कि उस पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, कहां से पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। और यह एक अहम फैसला आज सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों की पीठ जिसको लीड करते हुए सीजेआई DY चंद्रचूड़ के बारे में कहा जा रहा था कि वो पता नहीं क्या क्या, क्योंकि 370 पे एक अलग तरह का फैसला आया और उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं उन सबको आपने देखा है। मगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला है यह अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट। 3 हफ्तों में पूरी रिपोर्ट एसबीआई ऑफ इंडिया दे दे कि आखिर ये पैसे कहां कहां से आए हैं। इससे आप ये जानिए कि न सिर्फ बीजेपी की चुनौतियां, बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं, बल्कि परेशानी अदानी की भी बढ़ जाएगी। और अदानी जैसे और भी कई व्यापारियों की परेशानी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब सबका नाम सामने होगा कि किस व्यापारी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए।
कितने पैसे चंदे में दिए, ये सब कुछ सामने होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है, ये सब कह रहे हैं। और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल रोक का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का यह बड़ा फैसला, और इस फैसले से आगे आप जानिए कि परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई नजर आएंगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, अपने आप में चौंकाने वाली खबर। इसलिए यह चौंकाने वाली खबर क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला आ जाएगा। ये चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदे जिसको कहते हैं, चुनावी चंदा, और इस चुनावी चंदे में आप जानिए कि कहीं ना कहीं जो छुपे हुए पैसे, जो काला धन, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे पहले आपको यह भी बताऊं कि यह मसला है क्या। दरअसल 2 पार्टियों ने एडीआर आप जानते हैं, और दूसरा जो है वो एडीआर जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, और उसके अलावा सीपीआईएम ने, इन दोनों ने, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने, या कहें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, इन दोनों ने एक याचिका दाखिल की थी कि चुनावी बॉन्ड में गड़बड़ी है और इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। इसमें पता होना चाहिए कि किसके पास, किस पार्टी के पास, किसके थ्रू कितना पैसा आ रहा है। पार्टियां जो हैं वो चंदे का हिसाब पूरा का पूरा दे देती थीं। अभी कल ही एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 800, लगभग 800 करोड़ रुपए चंदे के रूप में एक साल में बीजेपी को मिले हैं। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के पैसे कम हो गए हैं, लगभग 80 करोड़ रुपए मात्र मिले हैं कांग्रेस को। कहां 80 करोड़, कहां लगभग 800 करोड़। तो 90% ज्यादा पैसे जो बीजेपी को मिल रहे हैं, ये पैसे कौन दे रहा है, ये जानने का अधिकार यहां की जनता का है। अगर सूचना का अधिकार हमारे यहां लागू है, हमारे यहां आर्टिकल 19(1) लागू है, तो यह भी संविधान में, तो यह भी जानने का हक है। और इसलिए एक यहां याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दायर करने के बाद इस पर सुनवाई हुई। नवंबर महीने में 5 जजों की पीठ ने 3 दिनों तक लगातार इस पर सुनवाई की थी, और इस सुनवाई के बाद अब जो फैसला आज 15 अप्रैल 2024 को ये जो फैसला आया है, अपने आप में एक अहम फैसला है। और इस फैसले के तहत 5 जजों की पीठ ने जो सुनवाई की, जिसमें DY चंद्रचूड़ हैं, संजीव खन्ना हैं, BR गवई हैं, JB पारदीवाला हैं और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं। इन 5 जजों की खंडपीठ ने लगातार 3 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद इस मामले में आज अपना फैसला सुना दिया है। उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया था, सुना दिया है फैसला। और उस फैसले में जो कहा जा रहा है उसमें यही कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल रोक लगना चाहिए। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि CJI चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने, ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज ये बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। और इस फैसले के तहत यह भी कहा गया है कि SBI 3 हफ्ते के तहत, क्योंकि SBI में ही ये पैसे जमा होते थे, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता था। आपको अगर किसी पार्टी को पैसा देना है तो जाके उतने रुपए का बॉन्ड खरीद लीजिए और उनकी अकाउंट में पैसा चला जाएगा और ये गुप्त रखा जाएगा। ये सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी, मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी। लेकिन ये चुनावी चंदे जो हैं ये गले की फांस अब बन गए हैं। अब यहां से पोल खुलने वाली है उन व्यापारियों की जो मोदी सरकार को, बीजेपी को या दूसरे अलग अलग दलों को पैसा देते रहे। बीजेपी का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 90% से ज्यादा पैसे बीजेपी को ही मिले हैं। और इसमें जो और भी सारी चीजें हैं दलीलों के बाद, जो चुनावी बॉन्ड योजना जो है, इसमें साफ साफ यह कहा जा रहा है कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। और इसको चुनौती देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि इस योजना का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नकदी को कम करना है। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण विचार यहां रखे हैं। पहला कि चुनावी प्रक्रिया में नकदी तत्व को कम करने की जरूरत तो है, बिल्कुल सही है। अधिकृत बैंकिंग चैनलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। गोपनीयता द्वारा बैंकिंग चैनलों
के उपयोग को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। यहां ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की जरूरत है, रिश्वत का वैधीकरण है, ये सारी चीजें कह रहे हैं यहां सुप्रीम कोर्ट। यहां रिश्वत जो है उसको वैध तरीके से दिया जा रहा है, इससे इस बॉन्ड के जरिए ये सारी चीजें, और इस बॉन्ड के जरिए आप नकदी तत्व को कम करने की बात जो कह रहे हैं, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। ये तत्व यानी नकद भी यहां है। आप किसी भी रूप में आप जाते हैं, बैंक में नकद देते हैं, चुनावी बॉन्ड खरीद लेते हैं, उनके अकाउंट में चला गया और पता भी नहीं चलता है कि राजीव ने दिया कि संजीव ने दिया कि किसी और जीव ने दिया। ये जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी पर यहां एक बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को। हमारे साथ दो प्रमुख साथी जुड़े हुए हैं, आइए जरा उन सबसे परिचय करवाता हूं आपका और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है और आप सब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं। इस कार्यक्रम में सलाम आदाब करता हूं आप सबको, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर, उधर किसानों का आंदोलन, उसके अपडेट के साथ तो हम आप तक लगातार पहुंच रहे हैं और आज भी पहुंचेंगे। ग्राउंड जीरो से भी आप तक खबर पहुंचाएंगे, किसानों के आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है वो अपडेट्स भी देंगे। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास कैसे देखा जाए, क्या कुछ यहां है और अपडेट्स? देखिए राजीव जी, इसमें अपडेट्स बहुत सारे हैं। एक तो ये फैसला जो सुनाया गया है ये सर्वसम्मत फैसला है, मतलब इसमें किसी भी माननीय न्यायमूर्ति का इसमें कोई वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है और सर्वसम्मत एक तरीके से फैसला सुनाया गया है। महत्वपूर्ण बात जो राजीव जी इसमें फैसले में वो यही है कि कहा है कि जो धारा आर्टिकल 19(1)(a) है ये उसका जो है एक तरीके से उल्लंघन है, यानी जो संवैधानिक अधिकार है मतदाता का जानने का, ये उसका जो है अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा जो सरकार की तरफ से दिया गया था कि साहब कंपनियां जो है वो पैसा देती हैं तो उसकी जानकारी दूसरों को नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सिर्फ कंपनियां ही पैसा नहीं देती हैं, इसमें आम आदमी भी जो है खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसको ये जानने का हक है कि उसका पैसा कहाँ गया और किसका पैसा आया। दूसरा ये आदमी को जानने का हक है कि जिस राजनीतिक दल को वो समर्थन कर रहा है या उसको वोट दे रहा है उसके पास पैसा कहाँ से रहा है आखिर। अब इसके बाद राजीव जी जो चीज़ें होंगी वो महत्वपूर्ण बात जो है वो ये होंगी कि अब तो एक पोल ये खुलेगी कि किस किसने पैसा दिया, जो बड़ा पैसा जिन लोगों ने लिया होगा थ्रू प्रॉपर चैनल अगर किसी ने लिया होगा तो वो खुल जाएगा। उसमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि जिन लोगों के यहाँ जिन्होंने चंदा दिया क्या उनके यहाँ कभी कोई आईडी की, ईडी की या आईटी की कभी कोई रेट पड़ी थी क्या, जिन्होंने चंदे दिए हैं और चंदे दिए हैं तो किनको दिए हैं, ये सारी बहुत सी चीज़ें अब कुल मिलाकर के सामने आ जाएंगी। 3 हफ्ते में एसबीआई को इसका जो है वो देना होगा जवाब कि किस किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और ईसीआई को अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करना होगा कि किस किसने जो है ये खरीदे हैं सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो एक पारदर्शिता वाली, देखिए इसमें कहा जो गया था कि साहब ये राजनीति में जो है वो पारदर्शिता लाने के लिए और चुनावी चंदा जो है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है, लेकिन जिस समय कानून लाया गया था राहुल गांधी ने ठीक उसी समय कहा था कि भारत में अब अवैध धन को और इसको जो है वो आदर्श कहा जाता है, जिस समय लाया गया था चुनावी बॉन्ड। वही सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है इस बात को कि इससे जो है काला धन जो है वो सफ़ेद होने का काम एक तरीके से हो रहा है। तो ये सारी बातें जिस तरीके से आ जाएंगी मुझे लगता है ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मतलब मोदी सरकार इसको एक बड़े उपलब्धि के रूप में अब तक जो प्रचारित करते रहते कि साहब बड़ा उपलब्धि है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आ गए हैं, चंदा जो कोई भी दे सकता है और कोई दबाव नहीं होगा, इस तरह की सब बातें की जा रही थी, उस पर जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है राजीव जी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा हथौड़ा चलाया है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे की, और चुनावी चंदा जो मिलते रहे हैं अभी तक पार्टियों को उसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यह असंवैधानिक है। साफ साफ कहा है 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, संवैधानिक पीठ जो है, उसने आज एक अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो ये असंवैधानिक है, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है, अधिकार है और इस अधिकार को आप रोक नहीं सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी चंदे पर तत्काल रोक का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का यह सबसे बड़ा फैसला जिससे बैकफुट पर मोदी सरकार आ सकती है, इसलिए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अभी तक चंदा जो है वो मोदी सरकार यानी बीजेपी को अभी तक चंदे मिलते रहे हैं। लेकिन यहां जब एसबीआई को 3 हफ्ते में यह जवाब देना है, बताना है कि 2019 से लेकर अभी तक किन किन पार्टियों को कितने पैसे दिए गए, तो यहां पर सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तय मानिए। असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यह साफ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट।
कोर्ट। और आखिर अदानी ने कितने पैसे दिए, अंबानी ने कितने पैसे दिए, टाटा ने कितने दिए, बिरला ने कितने दिए, सब कुछ अब पता चल जाएगा। और यहीं से एक अलग परिस्थितियां देश में उत्पन्न होंगी और यहां से चुनाव की प्रक्रिया कहीं ना कहीं साफ नजर आएगी, साफ होती हुई, स्वच्छ होती हुई नजर आएगी। और शायद यहां से एक और स्थिति उत्पन्न हो जिसमें हम कहें कि ईवीएम की तरफ भी अब थोड़ा ध्यान जाए सरकार का और खासकर चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को भी आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितने चंदे जहां से भी आए हैं, जिन जिन पार्टियों को आप अपनी वेबसाइट पर उसे अंकित करेंगे, उसको आप दिखाएंगे। एक छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा फैसला। आना चाहता हूं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी से और उनसे समझूं कि आखिर यहां पर प्रशांत जी, यहां से आपका वीडियो थोड़ा डाउन दिख रहा है। प्रशांत जी अगर दोबारा रिज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा रिज्वाइन कर लीजिए, दोबारा आता हूं आपके पास। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां दोस्तों ये कि चुनावी चंदे जिन जिन पार्टियों को मिलते रहे, उसमें सबसे ज्यादा चंदे जो हैं वो मिले हैं बीजेपी को। और बीजेपी इस बात को कतई नहीं चाहेगी कि किस पार्टी ने, किस व्यापारी ने, किस आदमी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पैसे दिए। और इसीलिए यहां इस चीज को रोकने की, इस पर पर्दा डालने की कोशिश हमेशा होती रही। लेकिन अब क्योंकि आप देखिए कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की कमी हुई, उसने वहां डोनेशन चालू किया कि आप हमको डोनेट कीजिए, चाहे न्याय योजना के तहत यानी न्याय यात्रा के तहत आप डोनेशन पे आइए, या आप किसी और के तहत दीजिए, लेकिन डोनेशन दीजिए और हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए आर्थिक रूप से। लेकिन यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगर देखा जाए तो जमीन और आसमान का अंतर है। बीजेपी जहां लगभग 800 करोड़ रुपए पिछले एक साल में कमाती है, मतलब उसके पास चंदे आते हैं, तो कांग्रेस के पास 80 करोड़ रुपए मात्र आता है। दूसरे नंबर वाला पार्टी और पहले नंबर वाले पार्टी में, दोनों पार्टियों के बीच में कितना बड़ा गैप है, 10 गुना से ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास कितने पैसे आ रहे हैं और ये पैसे कौन दे रहा है, यही तो अब पता चलेगा दोस्तों। और यहीं से सबके चेहरे बेनकाब होंगे और आज चेहरों को बेनकाब करने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। क्या किस हिसाब से देखते हैं प्रशांत टंडन जी? क्या आप भी, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं? हाँ, प्रशांत जी का वीडियो आज काफी डाउन है। जी प्रशांत जी। राजीव जी, एक तो पहली बात कि 13 वो लिस्ट पब्लिश करने डाउन है आपका, जरा मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि या तो दोबारा लिंक भेजें। लेकिन इधर अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप? क्या यहां से जो चेहरा बेनकाब वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर राजीव जी, यहाँ से बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे और ये पोल खुल जाएगी कि किसने जो है वो पैसा दिया और किसको पैसा दिया और उस पैसे के एवज में क्या क्या उसको सुविधाएं मिली, ये भी चीज़ें खुल जाएंगी। क्योंकि जो बहुत से कानून बदले गए हैं और जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, बहुत सी जो ठेके पट्टे सब दिए गए होंगे, बहुत से टेंडर्स दिए गए होंगे, वो सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। क्या ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे? ये चीजें अब जो है कुल मिलाकर के सामने आएंगी। अभी राजीव जी सुबह खबर आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसे भी राजनीतिक दलों के पास पहुंचे जिनका जो है वो एक तरीके से वो निष्क्रिय है, मतलब उनको दिया गया। तो आईटी विभाग जो है उसने ही नोटिस भेजे हैं कि उनकी जांच होगी कि ये काला धन को सफेद करने की चीज़ तो नहीं है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और जो दलील जो थी वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई थी कि इसके जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा है, ये बात साबित हुई है। यानी कि काला धन का एक बड़ा स्रोत जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बन गए थे। और राहुल गांधी जो से 2019 में जिस बात को कह रहे थे कि भारत में रिश्वत और कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहा जाता है, उस बात पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और CGI चंद्रचूड़ साहब की जो 5 जजों की बेंच थी उसने इस पे एक मोहर लगा दी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो थी इसको लेकर के बहुत दावे किया करती थी कि अब राजनीति में पारदर्शिता आ जाएगी और एकदम जो है सब साफ हो जाएगा, कोई भी किसी से जो है चंदा ले सकता है। जब सरकार ये कह रही थी, राजीव तुषार मेहता जो थे, उन्होंने जब बहस की तो उन्होंने बताया कि भाई ये केवल लोगों को नहीं मालूम है, आम लोगों को नहीं मालूम है कि पैसा किसके पास से आया, लेकिन पैसा कहां से आया ये SBI को मालूम है और सरकार को मालूम है, IT डिपार्टमेंट को मालूम है। तो जब पैसा कहां से आया ये सरकार को और SBI को मालूम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मालूम है, तो आम मतदाता को ये क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि पैसा राजनीतिक दलों के पास कहां से आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यही सवाल उठाया कि जब आपको मालूम है
कि इनकम टैक्स विभाग को और एसबीआई को मालूम है कि पैसा कहां से आ रहा है, तो आम मतदाता इसको क्यों नहीं जान सकता? देखिए राजीव जी, आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ आरटीआई में भी बहुत ज़्यादा संशोधन इस सरकार ने किए। अब समझ में आ रहा है कि आरटीआई में संशोधन क्यों किए गए, इसीलिए किए गए ताकि आरटीआई के जरिए ये सब सूचनाएं सामने निकल करके ना आए, लोग ये सूचनाएं ना मांग सकें कि राजनीतिक दलों के पास अवैध चंदा जो मतलब है, एक तरीके से काला धन जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये सूचना के अधिकार का भी एक तरीके से हनन है, आम मतदाता को जानने का हक है उसका ये जो हनन है। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है राजीव जी इसके भी जब पूरा निर्णय आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तब इस पर और एक विशद समीक्षा इसकी की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीज़ों को लेकर के सरकार की जो है वो पोल पट्टी एक तरीके से खोली है। बहरहाल कुल मिला के अभी तक जो आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश की प्रति मतलब जो आए हैं बुलेट पॉइंट हम लोगों के पास हैं, उसके आधार पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं, उस गारंटी पे एक तरीके से बहुत बड़ी चोट ये है और ये कानूनी चोट है राजीव जी। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की है, मतलब इसकी अपील जो है वो किसी बड़ी संवैधानिक पीठ में अब हो सकती है। यानी इस पे अब एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी और चुनाव आयोग को वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी करनी होगी। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले राजीव जी ये पब्लिक डोमेन में होगा कि जो 90% इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं वो किन लोगों ने दिए हैं, वो चंदा आखिर आया कहां से है, ये कुल मिलाकर के अब जनता के सामने आ जाएगा राजीव जी। बिल्कुल और यही बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक सवाल ये भी आता है, अब यहां से एक बात और भी आगे बढ़ती है, वो है पीएम केयर फंड की बात। पीएम केयर फंड में भी कहां से पैसा आया उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। हमारे एक साथी हैं डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब, लिख रहे हैं कि मैंने भी पीएम केयर फंड में 31,000 रुपए दिए थे। आखिर ये जो तमाम पैसे हैं, ये पैसे आप समझ सकते हैं कि कहां से। लेकिन चलिए पीएम केयर फंड की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज एक सुप्रीम फैसले की, जिससे मोदी सरकार यहां बैकफुट पर है। यह तय मानिए बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा दिन हो सकता है, क्योंकि यहां से बीजेपी के सामने जहां जहां से चंदे आए बीजेपी में यानी भारतीय जनता पार्टी में, जिन जिन लोगों ने जिन जिन व्यापारियों ने चंदे दिए वो सब अब यहां सामने होगा। आपको, हमको, हम सबको, एक एक वोटर को, एक एक मतदाता को, हिंदुस्तान के मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि चुनावी पैसे कहां से आ रहे हैं, किन किन पार्टियों को, किन किन लोगों के पैसे आ रहे हैं। यह आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि चुनावी चंदे जो बॉन्ड के जरिए आप ले रहे हैं वो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, वो असंवैधानिक है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये एक याचिका दायर हुई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और सीपीएम ने एक याचिका दायर की थी 2017 में। इसकी सुनवाई हुई और पिछले साल 2023 में नवंबर में 3 दिनों की लगातार सुनवाई संवैधानिक पीठ, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसकी सुनवाई की और इस सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। आज 15 तारीख को यानी 15 अप्रैल को आज यह फैसला सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और यहां से एक जबरदस्त झटका है। अगर माना जाए, देखा जाए तो सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के बारे में जो बातें अभी तक कही जा रही थीं कि वो कहते कुछ और हैं, फैसले कुछ और सुनाते हैं, ये सब यहां पर बातें जो हैं एक अलग की अलग रखी जा सकती हैं, क्योंकि आज जो उन्होंने फैसला सुनाया है ये जनहित में फैसला है, ये जनता के हित का फैसला है। और यहीं से ये साफ समझ में आ रहा है कि यहां से मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। यह तय मानिए, क्योंकि चुनाव आयोग को भी यहां डायरेक्शन है कि आप अपनी वेबसाइट पर यह बताइए कि कहां से किन पार्टियों को किस इंसान ने कितने पैसे दिए। और यह जब जानने का अधिकार होगा तो आपको यह भी अधिकार होगा कि अडानी साहब ने कितने पैसे दिए, अंबानी ने कितने पैसे दिए और भी लोगों ने कितने पैसे दिए, यह सब जानने का अधिकार है आपको। और एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया है, यह आदेश दिया है कि आप तत्काल अगले 3 हफ्ते में यानी 21 दिनों में यह बताइए कि कहां कहां से कितने पैसे आए। यह सब कुछ सामने रखिए,
काला धन इसके अंदर जो जा रहा था, वो सफेद करने की जो मशीन आपके पास थी, वो अब सब कुछ सामने होगा। जिस काला धन के नाम पर नोटबंदी की गई थी और जिस काला धन को खत्म करने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे मोदी सरकार करती थी, आज सबकी पोल खुल रही है। प्रशांत टंडन जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। आज जो उनका वीडियो डाउन दिख रहा है, अभी भी बहुत दिक्कत दिखाई दे रहा है। आज पता नहीं क्यों प्रशांत जी का वीडियो बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है प्रशांत जी का वीडियो। कोशिश करता हूं एक बार, अगर आवाज़ ठीक नहीं आएगी या प्रशांत जी को अगर मोबाइल से जोड़ सके तो मोबाइल से ही ले लीजिए। दोबारा लिंक भेज रहे हैं प्रशांत जी हम आपके पास, और फिर से जुड़िए, एक दूसरे लिंक से जुड़िए शायद, क्योंकि इस पर आपने अध्ययन किया है। इस पूरे मसले को प्रशांत टंडन जी हमारे साथ ही, इस पर उन्होंने एक रिसर्च किया हुआ है। उस रिसर्च वर्क को उनके जरिए हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उनका हमारे साथ अभी रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम किसान आंदोलन की बात लगातार कर रहे हैं। किसान आंदोलन ने भी मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, यह तय मानिए। और जैसी तैयारियां मोदी सरकार ने की हैं, जिसमें अलग अलग गड्ढे, 15-15 फीट गड्ढे खोदकर, नदियों में जल भराव करके, रोड को दीवारों से चुनवा के, बैरिकेडिंग करके, एक नहीं बल्कि 14-14 लेयर की बैरिकेडिंग करके, और आंसू गैस के गोले ऊपर से बरसा के, गोलियों के रूप में छर्रे बरसा के, ये सब जो करके मोदी सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है या करने की कोशिश कर रही है, ये भी तय मानिए कि किसान न रुकने वाले हैं और न ही उधर दूसरी तरफ ये मानिए, ये तय मानिए कि ये आंदोलन जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, ये भी चलने वाला है। कल ग्रामीण बंद तक का, पूरे भारत बंद का आह्वान किसानों के एक संगठन SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने रखा हुआ है, और वहां से इस आंदोलन में एक धार आने वाली है। यह आंदोलन और मजबूत होने वाला है। तो किसानों के आंदोलन की बात हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है, टिकरी, सिंगू और इधर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है, यह सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है अमलेंदु उपाध्याय जी, उस खबर को जरा एक बार फिर से आपके जरिए समझना चाहता हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं बीजेपी के लिए। राजीव जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बीजेपी के लिए रखते हैं, और बीजेपी के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि लगभग 90% इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी को ही गया है, और ये ज़बरदस्त तरीके से पैसा है। मतलब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जरिए पैसा आया है, वो चंदा और छोटा मोटा अलग से किस तरीके से पिछले दरवाजे से आया होगा वो एक अलग का मसला है, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज़्यादा पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को ही आया है। आप समझिए कि मतलब 138 साल पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस, उसको जो है पैसा कम मिलता है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से कम मिलता है, और उससे कई गुना ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिलता है। असल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पैसे का इंतजाम किस तरीके से किया जाए कंपनीज के और कॉर्पोरेट के जरिए, उसी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर के आए थे, और विपक्ष इस बात को लगातार यही आरोप लगाता रहा था। तो अब जो है वो बातें कुल मिलाकर के यही सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनमें यही कही है कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड्स किन किन लोगों ने खरीदे और कितनी रकम लगाई गई, यह जानकारी स्टेट बैंक को देनी होगी। स्टेट बैंक ये जानकारी देगा कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड किन किन लोगों ने खरीदे और कितनी रकम उन बॉन्ड्स में लगाई गई, ये जो है आयोग को देगा, और फिर चुनाव आयोग जो है ये जानकारी जनता को देगा। अदालत ने जो राजीव जी कहा है वो महत्वपूर्ण बात ये कही है कि चुनावी बॉन्ड की इस तरह की खरीद से मनी ब्लैक को बढ़ावा ही मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये इससे जो है मतलब काला धन वो अर्थव्यवस्था के अंदर आ रहा है, और वो चुनावी दलों के पास, मतलब चुनावी चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को पहुंच रहा है। ये जो है कहा है, और इससे कोई रोक नहीं लगेगी, बल्कि इससे पारदर्शिता का भी हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी ये कहा, और उसने कहा कि यह सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। अगर कोई बेनामी खरीद के तहत भी इसको ले रहा है तो ये तो और भी ज़्यादा सूचना के अधिकार का मतलब उल्लंघन है कि मालूम ही नहीं पड़ रहा कि पैसा किसने लिया है। कोई कैश में जाकर के पैसे चुनावी बॉन्ड खरीद ले और ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो लिया किसने और किस तरीके से वो पैसा आया था। हवाला का पैसा था, चोरी का था, डकैती का था, लूट का था, किसका पैसा था, विदेशी ताकतों का पैसा था या विदेशी ताकतों ने खरीदा, आतंकवाद का वो पैसा था, कैसा था, ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस असंवैधानिक अधिकार के उल्लंघन पर आंख बंद नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के काले धन को राजनीति में लाने के मसले पर अपनी आंख बंद नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक तरीके से अर्थ निकलता है राजीव जी। अब जो है वो
बेंच ने कहा है कि आखिर ये जनता को जानने का हक है कि राजनीतिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे आ कहां से रहे हैं, ये भी जानने का हक है कि आप उस पैसे को खर्च कहां कर रहे हैं, आप उसके जरिए क्या संसाधन जुटा रहे हैं, आप वोट खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका विधायक खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ें मतलब इसमें सारी चीज़ें शामिल आ जाती हैं कि वो पैसे का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है। यानी राजीव जी, इस पर अगर आगे बात बढ़ती है तो राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया, कहां किया उसका पैसे का इस्तेमाल, उसका भी एक विवरण जो है राजनीतिक दलों को देना पड़ सकता है राजीव जी। और बेंच ने कहा कि सरकार चुनावी प्रक्रिया में कालाधन रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर विचार करना चाहिए था। यानी कि ये जो मामला था ये बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया में कालाधन रोकने के लिए नहीं था, कुल मिलाकर के ये सरकार ने कहा। और उसने राजीव जी उस पर उसकी भी खिंचाई की चुनाव आयोग की। उसने कहा कि चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर आपके पास इन बॉन्ड्स की जानकारी क्यों नहीं है जी, आप इसकी जानकारी क्यों नहीं रखते हैं। जब चुनावी प्रक्रिया आपके तहत होती है, चुनाव आप संचालित करते हैं, आप एक संवैधानिक संस्था है और स्वायत्त संस्था है, तो आप इसके पास जो है वो क्यों नहीं रखते हैं। राजीव जी, असल में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे इसमें आरबीआई को भी किनारे कर दिया गया था। आरबीआई को भी इसमें कोई जानकारी नहीं होती थी और चुनाव आयोग को भी कोई जानकारी नहीं होती थी। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको ये जानकारी होती थी जहाँ से ये खरीदे जाते थे कि किसने खरीदा है, कैश में खरीदा है या किसी ने कॉर्पोरेट घराने ने इसको खरीदा है। तो ये कुल मिलाकर के एक तरीके से कहा जाए ये एसबीआई और सरकार की जो थी सिर्फ यही जानकारी होती थी कि ये बॉन्ड जो है वो किसने खरीदे हैं और कहाँ से ये पैसा आया है। जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी और यही सारे घपले होते वो होते थे। और इसीलिए ये समझा जाता है कि 90% से ज़्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिलते थे ताकि जिन कंपनियों के ऊपर दबाव पड़ते होंगे, जिन कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर दबाव पड़ते होंगे, ईडी सीबीआई का दबाव पड़ता होगा, वो सब जो है कुल मिलाकर के इन बॉन्ड्स को खरीदते होंगे। और ये भी कहा है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कि इससे जो है वो रिश्वत को एक तरीके से वैध किया जाता है। मतलब उसके आदेश की ये समझी जा सकती है व्याख्या कि इसके जरिए रिश्वत को जो वैध तरीके से एक तरीके से लीगलाइज किया जा रहा था। यानी कि आप रिश्वत जो है वो चुनावी बॉन्ड के रूप में ले रहे हैं, ये भी समझा जा सकता है राजीव जी। जी बिल्कुल, रिश्वत भी आप चुनावी बॉन्ड के जरिए ले रहे हैं और ये सब। लेकिन अगले 3 हफ्ते में एसबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा किसने कितना पैसा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला है उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बुलेट पॉइंट्स जरा ले आइए स्क्रीन पे और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो देख लेते हैं फटाफट। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे को असंवैधानिक माना है। इधर एक ब्रेकिंग खबर पहुंचा रहा हूं। प्रशांत भूषण ने कहा यह एक सराहनीय निर्णय है जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाएगा। यह एक सराहनीय निर्णय है जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाएगा। यहां यह प्रशांत भूषण कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला और इस फैसले पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आप तक ये चुनावी चंदे के इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सूचना का अधिकार आर्टिकल 19(1) जो है वो इसका उल्लंघन करता है। वोटर को जानने का अधिकार है कि किन पार्टियों को कितना पैसा किससे मिल रहा है। यह मतदाताओं को जानने का अधिकार है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का यह फैसला और बहुत बड़ा फैसला जिसमें ये जो 5 जज थे वो जल्दी से आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से जज थे। 3 हफ्तों में देनी होगी जानकारी। जो 5 जज हैं वो हैं सीजेआई, आप देखिए सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा। ये 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ और संवैधानिक पीठ ने संवैधानिक फैसला यह सुनाया है कि असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल रोक लगाई जाती है। ये यहां कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 जज। और बहुत बड़ा फैसला। यहां से मोदी सरकार के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जिस योजना को आप बता रहे थे कि आपके लिए जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ है।
यानी कि आप जिसको कह रहे थे कि काला धन जो है वो हम लेकर के आएंगे, वो काला धन आप लेकर के नहीं आए, बल्कि आप काला धन को जो है वो आप जो है वो राजनीति में लेकर के आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए वो काला धन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक तरीके से सबसे ज़्यादा पहुंच रहा था। और दलों के पास भी पहुंचा होगा, ऐसा नहीं अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा हो, लेकिन 90% जो है भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा। अब ये काला धन था या सफेद धन था, ये तो थोड़ी मतलब बाद में खुले गए। जो डॉक्टर एसवाई कुरैशी हैं, राजीव जी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जयकारे, यानी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भी इस बात से सहमत हैं कि ये एक तरीके से भ्रष्टाचार का गंगोत्री थी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने भी इसका जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरा जो शिवसेना की राज्यसभा सदस्य हैं राजीव जी, प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि भाजपा के सबसे भ्रष्ट उपकरणों में से एक को उच्चतम न्यायालय ने सही खारिज कर दिया है। भ्रष्ट और असंवैधानिक आचरण से बनी सरकारों को भी तभी गिराया जा सकता है जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो। यानी कि अब ये बात जो है वो अब आएगी चर्चा में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो पैसा आया है, क्या उनके जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में सरकारें गिराई हैं विपक्षी दलों की। जिस तरीके से आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, और अभी जो कांग्रेस ने जो अपना ब्लैक पेपर जारी किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसमें उन्होंने बताया था कि पिछले 10 सालों में 400 से ज़्यादा जो है विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। तो क्या इन 400 से ज़्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ था? ये सब भी जो है चीज़ें अब बहस होंगी। तो कुल मिलाकर के ये राजीव जी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जबरदस्त तरीके से एक चोट है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के लोगों को डराने का काम करती थी या उन पर कार्रवाई करने का काम करती थी, जिनको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते थे। इन सारी चीज़ों पे एक तरीके से एक ज़बरदस्त प्रहार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से होता है। और तमाम विपक्षी दल जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस तरीके से भी अब इस्तेमाल करेंगे और इसकी व्याख्या अब बड़े पैमाने पर होगी और जनता के बीच भी ये बहस जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे क्यों पड़ी हुई थी और क्यों इसको लेकर के आई, लेकर के ही नहीं आई बल्कि आखिरी समय तक सुप्रीम कोर्ट में इसके समर्थन में इतनी ज़्यादा बहस और दलीलें क्यों देती रही सरकार। ये चीज़ें सब सामने आएंगी, जबकि सरकार की सारी दलीलें जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के साथ जो है वो खारिज किया है राजीव जी, और कहा है कि इससे राजनीति में पारदर्शिता नहीं होगी बल्कि इससे इसमें जो भ्रष्टाचार एक तरीके से बढ़ेगा। ये मतलब समझा जा सकता है राजीव जी। जी बिल्कुल। इस बीच देखिए श्रीनिवास बीवी का यहाँ जो एक ट्वीट है, वो ट्वीट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लिख रहे हैं बीजेपी रिसीव्ड 6,564 करोड़ इन शैडोवी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन। 2018 में 210 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है, 2019 में 1,450 करोड़ का, 2020 में 2,555 करोड़, 2021 में 2,238 करोड़, 2,238 करोड़ है ये, और 2022 में 1,033 करोड़ और 2023 में 1,294 करोड़। काला धन तो यहां है मोदी जी, ये लिख रहे हैं श्रीनिवास बीवी। अमलिंदु जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब यहाँ सब देखिए राजीव जी खुल करके आ गया, मतलब 210 करोड़ रुपया तो 2018 में ही मिलता है, यानी कि 2 महीने में ही मिल जाता है, एक तरीके से 2 या 3 महीने में मिल जाता है। 1450 करोड़ रुपया जो वो मिल जाता है 2019 में, यानी इतना ज़बरदस्त तरीके से पैसा जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। और राजीव जी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जो दिया वो दिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पिछले 15 दिनों में खरीदे गए हैं और जिनको अभी राजनीतिक दलों ने नहीं भुनाया है, उनको वो पैसा क्रेता को वापस भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ पैसे आए होंगे तो वो वापस भी करने पड़ जाएंगे। तो यानी कि अब ये भी चीज़ें सामने आएंगी कि पिछले 2018 से 2019 से लेकर के अब तक किसके पास कितना पैसा पहुंचा, उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा पहुंचा है, तो वो किन लोगों ने पैसा दिया है, ये भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और अब देखिए जो मैं बात कर रहा था कि अब ये बहस होगी कि ये काला धन आखिर पहुंचा किसके पास है, अगर ये काला धन है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी शंका एक तरीके से जाहिर कर रहा है कि इससे राजनीति में पारदर्शिता नहीं आएगी बल्कि इससे जो है काला धन जो है एक तरीके से सफेद करने की वाशिंग मशीन हो जाएगी। तो मोदी सरकार के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि साहब यहाँ वाशिंग मशीन में आकर के लोग धुल जाते हैं, तो अब मसला ये कि सिर्फ वाशिंग मशीन में राजनीतिक दल ही नहीं धुल रहे थे बल्कि वो लोग भी धुल रहे थे जो
जिनके पास जो है वो हो सकता है कि हवाला के जरिए पैसा आया हो, किसी और जरिए पैसा आया हो, वो भी क्या इस वॉशिंग मशीन में धुल रहे थे? तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके से सामने आएंगी। ये भी चीज़ें सामने आएंगी क्या इनमें उन लोगों ने भी चंदे दिए थे जिनके यहाँ ईडी, सीबीआई और आईटी की रेट्स पड़ी थी उन कंपनियों के यहाँ, या वो कंपनियां जिनको बाद में किसी दूसरे घराने ने खरीद लिया, ऐसे भी कुछ लोगों ने चंदे दिए हैं। ये बहुत सी चीज़ें खुलेंगी राजीव जी। और देखिए सबसे बड़ी दुरभिसंधि जो है वो ये खुलेगी कि कॉरपोरेट घरानों का भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके का एक नेक्सस बना हुआ था, और वो कौन से कॉरपोरेट घराने थे जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ नेक्सस बना हुआ है, और उनको किस तरीके से फायदे पहुंचे हैं पिछले दिनों 10 साल के दौरान इस सरकार में। ये सारी चीजें भी खुल करके सामने आने लगेंगी जब इसकी विशद समीक्षा होगी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग के ऊपर भी तलवार लटकती हुई यहां दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग को भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे जो भी जिन जिन पार्टियों को मिले हैं, अब आगे भी जो भी हो उसको आप अपनी वेबसाइट पर दर्शाएंगे, दिखाएंगे, ताकि आम जनता, क्योंकि वोटर्स को अधिकार है ये जानने का कि किसको कितने पैसे किसके थ्रू मिले हैं। और ये पूरी कहानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला। और यहां से जिस चुनाव की बात हम करते हैं, आपका मत हमारा मत, आपका वोट हमारा वोट, उस सही जगह पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सही जगह तक, सही इंसान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सही कैंडिडेट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब यहां से ईवीएम की कहानी भी शायद शुरू हो, लेकिन उससे पहले ये जो पैसे हैं, अगर जो जड़ है वो पैसे का है, पैसा यानी मजबूती, पार्टियों की मजबूती पैसे से होती है। और आप देख लीजिए 10 गुना ज्यादा पैसा, 10 गुना ज्यादा पैसा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को आ रहा है। कौन लोग दे रहे हैं पैसे? क्या डरा के धमका के पैसे लिए जा रहे हैं? अदानी अंबानी के अलावा और भी लोग हैं जो नहीं देना चाहते हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है। ऐसी खबरें भी बीच बीच में आती रहीं। और ये एक अहम था, सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर, चुनावी चंदे पर क्या फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला ले लिया कि आपको ये जो असंवैधानिक कार्य आप कर रहे हैं, चुनावी बॉन्ड को गुप्त रख रहे हैं, आपको चंदा कौन दे रहा है ये बता नहीं रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काले धन का बढ़ावा है। काले धन पर रोक लगाने का जो आप की जो बातें आप कहते थे, दावे जो करते थे, वो ये नहीं है। उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि ये जो परिस्थितियां आपने निर्मित की हैं, इससे देश में काले धन को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अगले 3 हफ्ते में, 3 सप्ताह के अंदर, पिछले 5 साल में, यानी कि बीते हुए 5 साल में 2019 से लेकर 2019 नहीं बल्कि 2018 से लेकर 2023 तक, ये तो 24 चल रहा है, 2018 से 2023 तक जितने भी चंदे जिन जिन पार्टियों के आए सब सामने रखिए। और जब का दूध और पानी का पानी होगा तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। और यहीं से जो सरकारें बनाना और गिराने का खेल जो चल रहा है आज की तारीख में, वो सारी चीजें भी होंगी। किसान आंदोलन की तरफ भी जरा बढ़ना चाहता हूं, उधर क्या कुछ चल रहा है वो भी बताएं हम। आप देखिए, ये किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है। उधर किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है। सड़कों से रेल चक्का जाम तक पहुंचा किसान आंदोलन। सड़कों से लेकर रेल चक्का जाम तक पंजाब के राजपुरा में पटरियों पर बैठे हुए प्रदर्शनकारी, ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो है, और हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। इधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। और किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब से अब शुरू हो चुका है दोस्तों। तो किसानों के का रेल रोको आंदोलन और इधर सड़कों पर रेल चक्का जाम तक पहुंचा किसान आंदोलन, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। लाइव कवरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इधर पंजाब के राजपुरा में पटरियों पर बैठे हुए किसान प्रदर्शनकारी, उनकी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है, जब चाहे हम दिल्ली पर चढ़ाई कर दें। तो ये किसान दिल्ली के लिए निकले थे और दिल्ली आने से पहले इन्हें जैसे रोका गया है, यहीं पर किसान जो हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। कल की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी कि ऊपर से, यानी कि ड्रोन के जरिए किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, बरसाए जा रहे थे, जो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये देखिए, ड्रोन के जरिए किसानों के ऊपर ये देखिए कैसे विस्फोट कराया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन आज पंजाब में शुरू हो चुका है। तो किसान भी मानने वाले नहीं हैं, वो
आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सड़कों से अब रेल रोको आंदोलन तक ये किसानों का आंदोलन पहुंच चुका है और आज तारीख आप जानते हैं कि 15 है और 16 तारीख को कल पूरे देश में आंदोलन पूरे किसान और मजदूर संगठनों का है। अमलेंदु उपाध्याय जी, किसान और मजदूरों का आंदोलन ये कितना गहराता जा रहा है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, दूसरी तरफ किसानों ने जो बाजा बजा कर रखा हुआ है, वो दोनों को देखा जाए तो कितना बैकफुट में यहां मोदी सरकार है। राजीव जी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बैकफुट पे मोदी सरकार है और मोदी सरकार के लिए परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये फरवरी का महीना जो है, मुझे लगता है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ना अब शुरू हो गई हैं। अभी तक तो किसान आंदोलन जो था जिस तरीके से था, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और की राज्य सरकारों ने जिस तरीके से इसको दबाने की कोशिश की, इसका दमन करने की कोशिश की, उससे ये आंदोलन और ज़्यादा भड़क गया है कुल मिलाकर के, और ये भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन जाएगा। उधर जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जाए वो एक जबरदस्त जो है उस पर प्रहार है, उसकी पॉलिसीज के ऊपर जो है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि इससे जो है सत्ताधारी दल को फायदा मिलेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक तरीके से कह दी है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो ये मुझे लगता है राजीव जी, किसानों का आंदोलन और इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये दोनों जो है एक तरीके से कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इससे निपटना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री अब भले मंदिरों घूमते रहेंगे कि ये मंदिर प्रधानमंत्री के कितने काम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कितने काम आएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में संशोधन नहीं किया, अपनी नीतियां ठीक नहीं की और जन विरोधी नीतियां जो उनको लागू करना अगर बंद नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। अभी वो भले ही गड्ढे खोद के और कीले गाड़ करके जो है वो किसानों के लिए दिल्ली दूर करना चाहते हो, लेकिन ये गड्ढे जो है राजीव जी और ये कीले जो हैं, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को ही कीले लगने जा रही हैं और इस गड्ढे जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं अपने लिए खोद लिए हों। कुल मिला के आप ये समझा जा सकता है, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किसानों की जो मांगे हैं, मुझे लगता है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की इन मांगों को किसी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए जो है ये आंदोलन अभी और बढ़ेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाए एक बहुत बड़ी बाधा जो है, पगबाधा दौड़ जो एक तरीके से होती थी, हड़ताल जो होती थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी कैसे इन पगबाधाओं को पार करती है, ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में क्या क्या चीजें लेकर के आती है। राजीव जी, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ लेकर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में आज उसके लिए एक बहुत ही डार्क डे के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुना दिया है उधर कि चुनावी चंदे जो हैं वो किसने किसको कितने दिए, ये जानने का अधिकार यहां के मतदाताओं को है। और यहां से फटकार लगाई है चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने, और सीधा सीधा कहा है कि इससे काले धन पर रोक नहीं बल्कि काले धन को बढ़ावा आप दे रहे हैं। और ये SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जल्दी से जल्दी 3 सप्ताह के अंदर ये बताइए कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। और यह जब सामने आएगा, और यह सबसे बड़ी बात यहां की इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, यही असंवैधानिक है, सूचना का अधिकार का उल्लंघन है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि आप यहां सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और आप कहीं न कहीं आप इस चीज को किसी दान को, गुप्त दान को, जो गुप्त दान के रूप में आप कह रहे थे, ये रखकर आप देश के मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन इसके तहत क्या यह नहीं है कि आप लोगों के ऊपर दबाव डाल के उससे चंदे ले रहे थे? ये सब भी सवाल आए हैं। इन सवालों का जवाब इस रिजल्ट में है जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। और इस फैसले के बाद बड़े से बड़े चैनलों से यह खबर गायब है। दोस्तों, आप जान लीजिए क्यों गायब है। जो खबर न भाए उसको न दिखाएं, हमें न भाए जो खबर उसको क्यों दिखाएं, यही हो रहा है। लेकिन हम यहां आप तक पहुंचा रहे हैं कि यह खबर कितना इंपॉर्टेंट है। इस खबर को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां देश में जो कुछ हो रहा था, काले धन के नाम पर आप जो कारनामा कर रहे थे, उससे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक
पर्दा जो है एक बड़े फैसले के तहत पर्दा उठा दिया है। दूसरी तरफ किसानों की बात हम लगातार कर रहे हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन चालू हो चुका है और पंजाब में रेल रोको आंदोलन, उसकी तस्वीर, लाइव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है वो भी अभी हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। और शंभू बॉर्डर के अलावा इस राजधानी के आसपास के बॉर्डर्स का क्या सूरत हाल है वो भी दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत सारी खबरें अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ साथ जरा किसानों के आंदोलन को देखा जाए तो ये किसानों के आंदोलन से कितना बैकफुट पर दिखाई दे रही है मोदी सरकार, क्योंकि किसान यहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो है पहले से हरियाणा में चूंकि इनकी सरकार है वहां घेराबंदी करके इन्होंने तो रख लिया, लेकिन किसान भी डटे हुए हैं और वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। और जैसी घेराबंदी सरकार ने की है उससे साफ समझ में आ रहा है कि सरकार कतई नहीं चाहती है कि इनके बीच सुलह हो। 12 सूत्री मांग है इनकी। इन 12 सूत्री मांगों में से सबसे अहम मांग जो है वो है कि एमएसपी की गारंटी दो। कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी की गारंटी की घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे आपको। लेकिन क्या यहां से बैकफुट पर नजर नहीं आ रही मोदी सरकार? निश्चित तौर पर राजीव जी सरकार बैकफुट पे है और सरकार आज शायद शाम को बात भी करने वाली है किसानों के साथ में, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा ये भी नहीं कहा सकता। क्योंकि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि साहब एमएसपी पे को बहुत जल्दबाजी में कानून नहीं बनाया जा सकता। कल दिन में 2 बार जो है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के 2 बार इसी तरीके के बयान आए कि इस पर बहुत जल्दी में कोई फैसला जो वो नहीं हो सकता। अरे भाई जल्दी का फैसला क्या, आप 2014 से सरकार में हैं, आप यही वायदा कर करके आए थे कि आप एमएसपी पे जो देंगे, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कहती है उसके अनुसार जो आप उस फार्मूले पे आप एमएसपी देंगे, ये वायदा आप करके आए थे। प्रधानमंत्री का वीडियो कल हम लोगों ने सुनवाया था जो कांग्रेस ने जारी किया था राजीव जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि C2 फार्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्या है। और मजे की बात राजीव जी ये कि जिन डॉक्टर स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न सम्मान दिया, उन स्वामीनाथन की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से गायब हो गई है। अब वो रिपोर्ट नहीं है उस मंत्रालय की वेबसाइट पर। कांग्रेस ने आज सुबह इसको लेकर के सवाल उठाया है कि वो आखिर आपने रिपोर्ट अपने मंत्रालय की उस पर से गायब क्यों कर दी। तो आप क्या समझते हैं कि कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से अगर रिपोर्ट गायब आप कर देंगे तो वो रिपोर्ट अब गायब हो जाएगी पूरे देश भर से? अरे भाई उसकी तमाम प्रतियां जो लोगों के पास हैं वो पब्लिक डोमेन में चीज़ है। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से गायब होने से वो चीज़ थोड़ी खत्म हो जाएगी या किसान भूल जाएगा। तो ये जो जिस तरीके से सरकार कर रही है राजीव जी, इससे निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि वो एमएसपी पे कानून लाने के विषय में बिल्कुल भी जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो गंभीर नहीं है। बल्कि गंभीर क्या नहीं है, वो किसी हाल में लेकर के नहीं आएगी। क्योंकि अगर एमएसपी पे कानून ले आती है तो एमएसपी पे उस पर जो उसके पूंजीपति मित्र हैं, जिनके लगातार आरोप लगता रहता है कि उन पूंजीपति मित्रों की सहायता करने के लिए ही जो थे वो काले कानून, कृषि कानून जो 3 थे वो लाए गए थे, तो उनको नुकसान होगा। इसलिए ये सब लेकर के नहीं आया जा सकता। आप देखिए कि पहले जो था, अभी एमएसपी मिलता है कितने किसानों को? अभी भी जो एमएसपी है वो कितने किसानों को मिलता है? मुश्किल से 10% किसानों को एमएसपी मिलता है राजीव जी, और वो भी एमएसपी जो है वो निर्धारित नहीं है। जबकि केरल राजीव जी एक ऐसा राज्य है जहां सब्जियों तक की एमएसपी है जी, फलों की एमएसपी है। तो ये कहना कि एमएसपी अगर हम लागू कर देंगे तो खजाने में भार पड़ जाएगा, ये जो तर्क दिया जा रहा है उनको केरल से समझना चाहिए। तो केरल की राज्य सरकार पे क्या असर नहीं पड़ता है जब वो वहाँ की एमएसपी लागू करती है? वो केले की एमएसपी लागू करती है, पपीते की एमएसपी लागू करती है, सब्जियों तक की एमएसपी लागू करती है, यहाँ तक कि साग के भी जो साग आते हैं उनकी भी एमएसपी जो केरल सरकार जो है वो जारी करती है, उसी पे खरीद होती है। तो ये सरकार की असल में जो मंशा है केंद्र सरकार की, उसको जो एक तरीके से बताता है कि एमएसपी पे कितनी गंभीर है। किसान आंदोलन जो मांग कर रहे, आंदोलनकारी जो मांग कर रहे हैं, सरकार उनको किसी भी तरीके से बातों में उलझा के जो है वो समय पास करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में वो चली जाए, और तब तक ये मामला जो है बातचीत में उलझा है कि अब ये दौर की वार्ता हो रही है, अब इतनी दौर की वार्ता हो रही है, और किसी तरीके से किसानों को जो है वो आंदोलन करने से रोका जाए। इसलिए किसी को पंजाब के बॉर्डर पर रोका जा रहा है, किसी को हरियाणा के बॉर्डर पर रोका जा रहा है, किसी को राजस्थान के बॉर्डर पर रोका जा रहा है, कहीं भोपाल से जो ट्रेन से उतार करके उज्जैन भेज दिए जाने के साथ, ये सारी चीजें जो है पूरे देश में बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास में। प्रशांत जी का वीडियो भी अब ठीक हो गया है। प्रशांत जी, सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपसे बात करना चाहता हूं, यहां से कितना बैकफुट पर नजर आएगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी ने लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को जस्टिफाई किया है। सॉलिसिटर जनरल ने भी अभी जो दलीलें दी थी, उन दलीलों में भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन ना काले धन पर रोक लगाने की बात मानी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, संवैधानिक पीठ की तरफ से, और ना ही इसे
जायज ठहराया गया, इसे नाजायज यानी गैर संवैधानिक, असंवैधानिक बताया गया है, और यहां से कितना बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी या मोदी सरकार? जी राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। हाँ। ऐसा है कि देखिए, 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन को पूरा डेटा पब्लिश करना है कि किसको कितने पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से, पहली बात। दूसरा राजीव जी ये है कि अभी तक जिसको कहा जाता है गोपनीय है, देखिए गोपनीय बाकी लोगों के लिए था, आपके हमारे लिए था गोपनीय। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए गोपनीय था। बीजेपी के लिए गोपनीय नहीं था कि किसको कौन कितना पैसा मिल रहा है। सरकार को मालूम था, जो सरकार को मालूम है वो बीजेपी को मालूम है। तो उसी हिसाब से तो अभी इसमें तो ये भी होना चाहिए कि कौन लोग, क्योंकि देखिए इसमें ये बहुत बड़ा घोटाला है और अभी तो सिर्फ ये फैसला आया है। अभी इस घोटाले की परतें खुलेंगी। परतें कैसे खुलेंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे कौन है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि प्रूडेंट इलेक्टोरल बॉन्ड है जो सबसे बड़ा है, उसने 85% पैसा बीजेपी को दिया। उसमें कुछ जो सुनील भारती मित्तल जैसे तमाम और कई लोग उसमें शामिल हैं, उस प्रूडेंट बॉन्ड में। उनमें कौन सी कंपनियां हैं, किसकी बेनामी कंपनी है, किसने कितना पैसा दिया। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि और उसने 85% क्यों दिया। उसने 85% दिया तो उसमें जो उद्योगपति शामिल हैं उनको क्या क्या फायदे मिले। उनके यहाँ, जैसे आप बात कर रहे थे कि उनके यहाँ ईडी सीबीआई गई कि नहीं गई, किनके यहाँ जाती है। तो ये जो सारा एक बड़ा घोटाला और सामने आएगा अभी, जिसकी जांच होनी है। ये पब्लिक डोमेन में उस 13 तारीख को पब्लिश करेगा इलेक्शन कमीशन, तब ये सामने आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये राजीव जी कि इलेक्शन फंडिंग का घोटाला यहीं तक शामिल नहीं है। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाहर 720 करोड़ रुपए मिले थे। वो कहां से आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं, और प्लस बीजेपी का खर्चा और आमदनी या किसी पार्टी का, कि वो हेलीकॉप्टर कितने शामिल करते हैं, रैलियों में कितना खर्चा करते हैं, पोस्टर में कितना खर्चा करते हैं, बड़े बड़े कटआउट लगते हैं उनमें कितना पैसा खर्चा करते हैं, विधायकों की खरीद में पैसा कहाँ से आता है। ये सारे खर्चे और आमदनी का अगर हिसाब लगाया जाएगा तो जिसमें ईडी घड़ी घड़ी जाती है कि आय से अधिक इनकम पे, तो आय से अधिक संपत्ति ये कहाँ से आ रही है। बीजेपी ने इतने बड़े बड़े 5 स्टार जैसे दफ्तर कैसे बनाए हैं, किन लोगों का पैसा है। तो ये अभी तो सिर्फ एक घोटाले की मामूली शुरुआत है। असली तो घोटाला वहां है कि जब इनके पीछे कौन है और उनके पीछे सरकार ने उनको क्या क्या सुविधाएं दी, कौन से पोर्ट ट्रस्ट दिए, कौन से एयरपोर्ट दे दिए, कौन से लाइसेंस दिए, ईडी किसके यहाँ गया किसके यहाँ नहीं गया। तो ये एक बड़ा घोटाला सामने आएगा, पहली बात। दूसरी चीज राजू जी की सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कहा है, इलेक्शन कमीशन के पास तो संवैधानिक मैंडेट है कि वो लेवल प्ले फील्ड बनाए, यानी जो निर्दलीय भी खड़ा है और जो बड़ी पार्टी का कैंडिडेट है उसके सामने समान अवसर हो। हम जब इलेक्शन की फील्ड में जाते हैं राजीव जी, तो तमाम सारी बातें सुनते हैं कि कैसे कैसे पैसा दिया जाता है वोटरों को। वो पैसे कहाँ से आते हैं, ये जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम सारे कैश रिकवर होते हैं, वो कहाँ से रिकवर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है इलेक्शन फंडिंग का। और ये घोटाला अभी तक देखिए इलेक्शन फंडिंग में कॉर्पोरेट हाथ नहीं था, अब इसमें कॉर्पोरेट शामिल हो गया। और कॉर्पोरेट जब शामिल हो गया तो आप देखिए कि पूरा मामला जो है वो एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैम ये निकलेगा
अगर इसकी जांच की जाए ईमानदारी से कि ये पैसा किनका है, उसके पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, ये बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स ट्रस्ट इशू कर रहे हैं, वो ट्रस्ट के पीछे कौन लोग हैं, और बॉन्ड्स के अलावा पैसा कहाँ से जा रहा है। तो ये सारे मामले हैं राजीव जी, जो आप खोलेंगे धीमे धीमे। हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज जो फैसला सुनाया है, ये एक अहम फैसला, यहां से बैकफुट पर बीजेपी नजर आने वाली है आने वाले समय में, इसलिए भी क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जस्टिफाई करती रही बीजेपी, मोदी सरकार खासकर, और पिछले 5 साल का अब ब्यौरा शामिल करना होगा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, और उससे पहले एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी जानकारी देनी होगी कि किसने कब किसको कितना पैसा दिया। तो सारी जानकारी यहां अब ट्रांसपेरेंट ढंग से यानी पारदर्शिता के साथ हम सबके सामने होगी। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे जो हैं वो असंवैधानिक हैं और इससे काले धन पर रोक नहीं बल्कि काले धन को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन दूसरी तरफ उधर किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, उस आंदोलन पर भी नजरें हम लोगों ने टिकाए रखी हैं और आंदोलन से जो कुछ चीजें जो बातें निकल के आ रही हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूंगा, चुनावी बॉन्ड को लेकर कितना ज्यादा यहां से बैकफुट पर आपके नजर से बीजेपी आ रही है, और दूसरी बात फिर आते हैं किसान आंदोलन पे भी। लेकिन पहली प्रतिक्रिया इस पे, सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पे। देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की खुद की साख को बहाल करने वाला साबित होगा। पिछले कई अवसरों पर राजीव जी हम देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जेर बहस कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन फैसले वो चीजें दिखाई नहीं देती थी। चाहे महाराष्ट्र का मसला हो, झारखंड का विषय हो, और तमाम सारे हमने मामले देखे हैं कि देश बड़ी उम्मीद लगाकर चलता है कि बहस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सरकार से ये कहा, लेकिन जब फैसला आता है तो वो किंतु परंतु अगर मगर आदि इत्यादि के साथ ऐसा फैसला होता है कि जिस पर लोगों का भरोसा नहीं बनता। लेकिन आज कम से कम इस संवैधानिक पीठ ने जो फैसला किया है, लोगों को ये भरोसा हुआ है, लोगों का ये भरोसा बहाल हुआ है। अगर आप पिछले 2 घंटे की प्रतिक्रियाएं देख लें सोशल मीडिया पर, तो लोगों ने ये उम्मीद जाहिर की है कि अब लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पाया है, लोक न्यायालय, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार की आसमानी सुल्तानी गलत सलत हर कार्रवाई को वो आंख मूंद कर नहीं देखता रहेगा। एक बात तो इसके पीछे ये है। दूसरी बात, लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे पहली शर्त है। वो प्रशासनिक पारदर्शिता हो, न्यायिक पारदर्शिता हो, पत्रकारिता की पारदर्शिता हो, व्यवस्थापिका की हो, सबका काम पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो बला थी, ये इतनी ज्यादा पर्दादारी में थी कि ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन से ग्रह से दूसरे किसी प्लेनेट से चलकर कोई लोग आए हैं, वो चंदा दे गए तो देश क्या करेगा जानकर। ये हमारे सूचना के अधिकार के मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जनता को, नागरिकों को सब कुछ जानने का हक है। दूसरी बात, इसमें जिस तरह से काले धन को सफेद करने की कोशिशें हैं वो सामने है। 2021-22 का आंकड़ा भी हम देख रहे थे, शायद आप लोग उल्लेख कर चुके होंगे, प्रशांत जी बता भी रहे हैं। कितना फासला है भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों में। 1000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के हिस्से में आया और कांग्रेस को कितने 234 या 268 कुछ इस तरह से। तो कुल मिलाकर वे कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठी पार्टी और नेताओं को पर्दे के पीछे रहकर ये मदद कर रहे हैं, और ये एक तरफा नहीं होगी। प्रशांत जी ठीक कह रहे हैं कि इसके एवज में सरकार से इन लोगों ने क्या लाभ उठाए होंगे, व्यक्तियों ने, कंपनियों ने, लोगों ने, समूहों ने, जो भी है उसके पीछे। अब देखते हैं स्टेट बैंक जब नाम सामने लाएगा तब कैसे कैसे नाम और चेहरे सामने आएंगे। एक बात और, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 सालों में इस अकूत धन से हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया को महंगा कर दिया है, वो भी एक चिंताजनक बात थी। जब आपके पास 1000 करोड़ का चंदा है और दूसरी पार्टी के पास 100-200 करोड़ है, तो स्वाभाविक है चुनाव लड़ते समय दूसरी कोई पार्टी आपके सामने नहीं ठहरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में
लगभग पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम अपने ऑफिस बना लिए हैं। भोपाल में राजीव जी, प्रशांत जी, मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में जो बीजेपी का मुख्यालय था वो पूरा नेस्तनाबूत होके, पूरा डिसमेंटल होके दोबारा नया बन रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसकी छत पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में जो 5 सितारा 7 सितारा दीनदयाल मार्ग पर वो ऑफिस है बीजेपी का, 700 करोड़ रुपए उसकी लागत बताई जा रही है। ये सब धन कहां से आ रहा था? ये सवाल भी तो जनता के सामने आना चाहिए, इनके जवाब आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की ये पहल मुझे लगता है रंग लाएगी। हमें इंतजार करना होगा कि जब सही नाम, पूरे पूरे नाम सामने आते हैं, फिर उन नामों और पार्टी सबसे ज्यादा फायदा, मैं कह रहा हूं तृणमूल कांग्रेस ने अगर कोई लाभ उठाया हो चंदा लेने देने वाले से, न उठाया हो या पार्टी ने उसको लाभ दिया हो, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस ने अगर किसी को कोई लाभ पहुंचाया है चंदा लेकर, कोई आउट ऑफ टर्न कोई मदद की है, कोई नियमों को परे रखकर कोई काम किया है, उसका खुलासा होना चाहिए। तो अभी एक बड़ी पड़ताल, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की होना बाकी है कि किसने क्या दिया किसे और किसने क्या लिया उससे। ये जो लेन देन है, ये जो गिव एंड टेक है, इसका खुलासा होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट कि निश्चित तौर पर उसने एक ऐतिहासिक फैसला आज किया है। जी राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है कि एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। उस फैसले में सबसे बड़ी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी चंदे जो हैं वो असंवैधानिक हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना के अधिकार के तहत लाना चाहिए। इसको अगर आप नहीं ला रहे हैं तो ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। बहुत सारी बातें, साथ में ये कि वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में भी जानने का हक है, किस पार्टी को कहां से कितने पैसे मिल रहे हैं ये जानने का हक है। इसलिए चुनाव आयोग इन पूरी लिस्ट को, पूरी सूचना को अपनी वेबसाइट पर डाले ताकि वोटर्स, मतदाता वो समझ पाए, देख पाए कि किसको कितने पैसे मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है और इस पर तत्काल रोक हो, इसका आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों की पीठ, और इस 5 जजों की पीठ में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ये 5 सदस्य उसमें मौजूद थे। और 5 जजों की पीठ का ये फैसला बहुत ही अहम फैसला, और सब ने इस फैसले पर सहमति जताते हुए DY चंद्रचूड़ ने इस फैसले को पढ़ा और बताते हुए कि SBI 5 साल की जो पूरी रिपोर्ट है वो अगले 3 हफ्ते में जारी करे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ झटके पे झटका यहां सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को, और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो झटके पे झटका दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन की तरफ जरा आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं, आज तीसरा दिन है, 8 तारीख को, 8 फरवरी को किसान और सरकार के बीच पहले दौर की बैठक होती है, 12 फरवरी को किसान और सरकार के बीच दूसरे दौर की बैठक होती है। आज 15 फरवरी है, 15 फरवरी को तीसरे दौर की बैठक होने वाली है। और इसमें जी डॉक्टर साहब क्या कुछ जोड़ना चाहते हैं? राजीव सर, किसानों के मुद्दे पर जाएं उससे पहले मैं एक बिंदु और जोड़ना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ी देर से जुड़ा हूं। इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के लिए जो हमारा जन प्रतिनिधित्व कानून है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट, इनमें जो बदलाव किए गए थे इसे लागू करने के लिए, उनका क्या होगा? प्रशांत जी, इस पर मार्गदर्शन चाहूंगा मैं आपसे भी कि ये जो 3 कानूनों में संशोधन किए गए, इसे लागू करने के लिए, इस स्कीम के लिए, पहला सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वे जो बदलाव हुए थे वे नल एंड वॉइड होंगे क्या? उनका क्या होगा? उनका भविष्य क्या है? जी राजीव जी, एक जिज्ञासा थी मेरी। प्रशांत जी प्लीज इस पे अपनी बात रख लीजिए और फिर किसानों के मुद्दे पे आते हैं। देखिए डॉक्टर राकेश पाठक, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रक्रिया को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है और स्टेट बैंक को निर्देश दे दिया है कि अब नए बॉन्ड इशू नहीं किए जाएंगे, तो जब वो नए बॉन्ड ही इशू नहीं होंगे तो वो कानून में बदलाव जो किए गए हैं वो रिडंडेंट, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
तो कानून लागू ही नहीं होगा वो। तो ये जो जी इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये इशू ही नहीं होंगे तो वो कानून में परिवर्तन है वो रिडंडेंट है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हम हो सकता है कि जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा नहीं, अभी अभी आया है, जजमेंट में ये बातें भी हों कि उन कानूनों बिल्कुल। के बारे में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ कहा गया होगा। दूसरी बात कि जो किसानों का मामला है, देखिए किसानों का मामला किसी भी तरीके की वार्ता, चाहे वो फैक्ट्री के मजदूरों के साथ वार्ता हो, किसानों के साथ वार्ता हो, पहला काम ये होता है वार्ता का कि युद्ध विराम हो। बार बार हम इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी ये बात खबरों में आती है कि युद्ध विराम। तो युद्ध विराम, तो युद्ध में कौन है? किसान तो युद्ध में नहीं है, निहत्थे हैं, बैठे हुए हैं सड़कों पर। युद्ध कौन कर रहा है? संगीने कौन लगा रहा है? आंसू गैस कौन फेंक रहा है? लाठीचार्ज कौन कर रहा है? पहला तो काम यह है कि ये बंद होना चाहिए, तभी वार्ता का कोई मतलब है। ये नहीं होता कि एक तरफ आप बंद कमरे में वार्ता भी कर रहे हैं और आप किसानों को लाठी भी पीट रहे हैं, आंसू गैस भी छोड़ रहे हैं, कीले भी लगा रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं, उससे कोई सी वार्ता में विश्वास नहीं कायम होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए राजीव जी, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कि सरकार को एमएसपी पर कानून लाना होता और सरकार को तो किसानों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं थी, 2 साल पहले ही ये करार और समझौता हो गया था। और अगर सरकार ने किसानों के रास्ते में कीले बिछाई हैं, गड्ढे खोदे हैं, बैरिकेड लगाए हैं, आंसू गैस, हवाई हमले से आंसू गैस भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का मतलब एक ही है कि सरकार को करना नहीं है, नियत नहीं है। अगर नियत होती तो ये सब नहीं होता। और किसान दबाव की राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही, बिल्कुल क्यों नहीं होगी। किसानों को मालूम है कि जब चुनाव आता है तभी आप बात सुनते हैं उनकी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो आपकी तपस्या में कमी रहने की बात आ गई थी, बिल आपने विड्रॉ कर लिए थे। अब चुनाव का माहौल है तो किसान तो अपनी बात रखेगा, किसान अपना भी तो नुकसान कर रहा है, सरकार का ही किसान। आप सोचिए ना कि अभी 15 फरवरी है, मुश्किल से 15 दिन बाद गेहूं की फसल तैयार है कटने के लिए। तो किसान को उस फसल को थ्रेसर में लाना है, मंडी में लाना है, काटना है, अगली फसल की तैयारी करनी है। तो किसान के पास भी तो काम बहुत है ना, किसान खाली तो बैठा नहीं है। तो किसान भी तो अपना नुकसान करके दिल्ली आ रहा है। और ये अगर बीजेपी को करना होता तो ये बीजेपी ये सब नहीं करती। अगर सरकार को ये करना होता तो सरकार ये सब नहीं करती। दूसरा बात राजीव जी कि इनका जो प्लान था वो प्लान सबोटाज करने का था। यानी ये जो गैर राजनीतिक किसान संगठन खड़ा किया गया उसमें आरएसएस के भी कुछ संगठन घुसेड़े गए जो शायद वार्ता में भी होंगे। उनका प्लान उसको सबोटाज करने का था, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया मामला और सारी किसान यूनियन इसमें आ गई। और कल जो है वो भारत बंद भी का आह्वान है बाकी किसान यूनियन से जो यहाँ नहीं आए हैं। इसमें देखिए ये कुछ ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है, राकेश टिकैत कह रहे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं बगल में, लाइव तस्वीरें सड़कों की, और दिल्ली कूच कर रहे हैं। चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा किसानों ने फ्री किया है। आप देख लीजिए, चंडीगढ़ और अंबाला टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कर दिया। सड़कों से रेल चक्का जाम तक पहुंचा, यानी सड़कों से लेकर अब रेल चक्का जाम तक पहुंचा किसानों का आंदोलन। और पंजाब के राजपुरा में पटरियों पर बैठे हुए प्रदर्शनकारी, थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर हम दिखा रहे थे और इन तस्वीरों को आप देखिए।
देखिए किसान धीरे धीरे आगे कूच कर रहे हैं और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। किसानों ने अब दिल्ली कूच करने का जो अपना मन है वो और आगे बढ़ाया है। किसान सड़क पर आए तो विदेश भाग गए, मोदी जी के लिए लिख रहे हैं संजय राउत। किसान सड़क पे आए तो मोदी जी विदेश भाग गए। किसान और सरकार के बीच आज फिर होगी बातचीत, तीसरे दौर की बातचीत आप जानते हैं आज होनी है और किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है। और इस बीच आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं कि क्या कुछ किसानों के आंदोलन में चल रहा है। चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करा दिया है और सड़कों से रेल चक्का जाम तक पहुंच गया है। पहले तो सड़क पे किसान बैठे थे, अब रेल चक्का जाम तक किसान पहुंच चुके हैं और पंजाब के राजपुरा में पटरियों पर बैठे हुए प्रदर्शनकारी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं जो हमारे बाएं तरफ में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इधर राकेश टिकैत कह रहे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। उधर संजय राउत कह रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, वो कह रहे हैं कि सड़क पर जब किसान आए तो उधर विदेश भाग गए हैं मोदी जी। किसान और सरकार के बीच आज फिर तीसरे दौर की वार्ता होगी। ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, और किसान आंदोलन में जो कुछ चल रहा है पल पल की रिपोर्ट ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो किसान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क से लेकर उधर संसद तक तमाम खबरें आप डीवी लाइव पर लगातार देखते हैं, सुनते हैं और इस ब्रेकिंग में हम आप तक उन्हीं तमाम खबरों को पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो हम लगातार पिछले 3 दिनों से पहुंचा रहे हैं आप तक। अलग अलग बॉर्डर्स पर क्या सूरत हाल है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन कांग्रेस ने कर दिया है, एक बड़ी खबर और आप तक। कांग्रेस ने किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस अब पूर्ण रूप से पूरे तौर पर किसानों के इस आंदोलन में कूद पड़ी है, ये साफ मानिए। राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी की घोषणा कर दी है। कल नहीं बल्कि परसों जब अंबिकापुर में राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण में अपनी बात रखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों के, हमारी अगर सरकार आती है तो एमएसपी हम लागू करेंगे, यानी कि हम अभी आज की तारीख में किसान न्याय के तहत एमएसपी की गारंटी देते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। और उसके बाद से राहुल गांधी ने कल एक किसान नेता को, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको जब गोलियां लगी थी, छर्रे वाली गोलियां लगी थी, तो उनसे बात करते हुए भी आपने सुना राहुल गांधी ने उन सबसे बातचीत की थी। और अब यहां देखिए कि किसान और सरकार के बीच आज फिर से वार्ता होने वाली है। किसान सड़कों पे हैं और मोदी जी विदेश में थे, अब वापस लौट रहे हैं और इधर किसान संगठनों ने भी अपनी कमर कस ली है। जीटी करनाल रोड पर भारी जाम लग चुका है। जीटी करनाल रोड पर भारी जाम, ये सब कुछ ब्रेकिंग आप तक। किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है, तो यहां से लेकर वहां तक, यानी एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ अब ये देखिए चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवा लिया है। चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करा लिया है। तो पल पल की रिपोर्ट आप तक एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी आप तक आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को, कहां तक बढ़ते हुए देख रहे हैं आप, और यहां से कितना आप बैकफुट पर आते हुए देख रहे हैं मोदी सरकार को? राजीव जी, ये किसान आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और कल के भारत बंद को, ग्रामीण भारत बंद को जिस तरीके से कांग्रेस ने समर्थन दिया है, इसका मतलब कि अब राजनीतिक दल भी सीधे सीधे किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि चूंकि राजनीतिक दलों का इसको अब समर्थन मिल रहा है, तो ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों तक अब सीमित नहीं रह जाएगा, एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के गले की एक तरीके से फांस बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीतियां हैं और जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको लेकर के अब विपक्ष काफ़ी हमलाभर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहेगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद एक मौका जो है किसानों को दिया है कि वो आकर के सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन करें, और भारतीय जनता पार्टी उनसे जिस तरीके से निपट रही है राजीव जी, उसने आग में घी डालने का काम किया है। पहले ये आंदोलन सिर्फ कुछ संगठनों का था, लगभग 200 संगठनों का था, आज ये आंदोलन पूरे देश भर के किसान संगठनों का हो गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खासतौर से हरियाणा में जिस तरीके से ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके और पैलेट गन्स जो
चलाई गई, उसके विरोध में देश भर के किसान संगठन जो है वो एकजुट हो गए हैं और सब जो है वो इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। यानी कि अब अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी को बात करनी थी वो कुछ किसान संगठनों से बात करनी थी और इस आंदोलन को शांत करवा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से निपटने की कोशिशें की, जिस तरीके से गड्ढे गाड़े और जिस तरीके से कीलें ठोकी गई, उससे ही आ गई राजीव जी। राहुल गांधी का ट्वीट आ गया है चुनावी बॉन्ड पे, इसको स्क्रीन पे ठीक से लेके आइए जरा। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं आज इस बात पर मोहर लग गई है, चुनावी बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट राहुल गांधी का। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा ने यानी बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना लिया था और आज इस बात पर मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए, और राहुल गांधी साफ लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। राहुल गांधी लगातार इस अपनी बात रखते रहे और यहां कह रहे हैं कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना लिया था, रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना लिया था। राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा ने और इलेक्टोरल बॉन्ड को आज इस बात पर मोहर लग गई जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस फैसले पर राहुल गांधी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा गया है, साफ साफ कहा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा बंद करो, असंवैधानिक है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब कहते हुए उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 जजों की पीठ, संवैधानिक पीठ ने जो फैसला सुनाया है, इससे झटके पे झटका बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए, क्योंकि यहां से पोल पट्टी खुलती हुई नजर आएगी आने वाले समय में बीजेपी की, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिले थे और जो कुछ भी ईडी सीबीआई आईटी के जरिए भी अगर डरा धमका के जिस भी ढंग से जो भी पैसे चंदे के रूप में लिए गए वो सब यहां अब सामने होगा। नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं इस ट्वीट के जरिए, आप देख रहे हैं। तो एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगातार अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी और दूसरी तरफ आप ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ सीधा आप देखिए कि उधर किसानों की जो यात्रा चल रही है, जीटी करनाल रोड बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है और उस रोड पे किसान जो हैं उमड़ के आ चुके हैं। ये सब आप जीटी करनाल रोड की आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तरफ अंबाला चंडीगढ़ जो टोल प्लाजा है उसको किसानों ने फ्री करवा लिया है। किसान आंदोलित हैं और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली में यहां पहुंचने से पहले उन्हें रोकने की पूरी व्यवस्था है। क्या माना जाए डॉक्टर राकेश पाठक जी कि किसानों को रोकने की पूरी व्यवस्था पहले से करना, इसका मतलब है कि आप वार्ता पे वार्ता करते जाइए, क्योंकि आज तीसरे दौर की वार्ता है, 8 फरवरी फिर 12 फरवरी, आज 15 फरवरी को तीसरे दौर की वार्ता, और उससे पहले जो तैयारियां आपने की हैं, सरकार ने जो तैयारियां की हैं, उससे तो साफ समझ में आ रहा है कि वार्ता से कुछ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप वार्ता के जरिए कुछ निकालना चाहते तो इस कदर सड़कों पर 15-15 फीट के गड्ढे नहीं करते, 15-15 फीट की या 10-10 फीट की ऊंची दीवारें नहीं चुनवाते, आप वहां कीलों और कटीली झाड़ियों से सड़कों को नहीं पाटते, नदियों में पानी नहीं छोड़ते, बहुत कुछ, टीयर गैस आप ऊपर से नहीं बरसाते। ये सारी चीजें क्या कुछ कहती हैं, लाठीचार्ज से लेकर टीयर गैस तक किसानों के साथ बिल्कुल दुश्मनों की तरह व्यवहार करना, इसको क्या किस रूप में देखा जाए और क्या यहां वार्ता पे वार्ता का जो क्रम है वो पिछली बार जैसे चला था, 13 महीने तक 12 वार्ताएं हुई थी, वैसे ही चलेंगी दोनों के बीच, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, सरकार क्या चाहती है वो उसकी तैयारियों से हम देख रहे हैं। दुनिया के किसी देश में आंदोलनकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होता। तानाशाह मुल्कों की बात नहीं कर रहे, उत्तर कोरिया की बात नहीं कर रहे, वहां तो कोई इस तरह प्रदर्शन करने निकल ही नहीं सकता। लेकिन जितने भी सभ्य समाज और देश हैं, वहां जब प्रदर्शन करने, अपनी मांगों को रखने, अपनी बात कहने लोग निकलते हैं, तो मैंने कम से कम, हम और आप, हम में से किसी ने ऐसे दृश्य नहीं देखे होंगे। अपने ही देश के नागरिकों पर आप ड्रोन से बम गिरा रहे हैं, आंसू गैस के गोले हैं भले ही वे, असली बम भी गिरा सकते हैं किसी दिन, उसमें कोई कमी तो छोड़ी नहीं है सरकार ने। जहां तक आपका सवाल है बातचीत का, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस सरकार का संवाद में कोई भरोसा नहीं है। वो किसी से बात नहीं करना चाहती, वो जिनका भला करने उतरती है उनसे भी बात नहीं करती। सरकार का तो दावा था किसानों का भला करने आई है, वो इसलिए कृषि कानून बनाए हैं। लेकिन एक बार उनसे तो बात कर ली जाया करे कि जिनका उद्धार करना सरकार चाहती है, चाहे वे ड्राइवर्स रहे हो या किसान हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो,
सरकार किसी से संवाद नहीं करती, एक तरफा है सब कुछ मामला। अब सवाल यह है कि बातचीत कौन कर रहा है, किस स्तर के लोग इन किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। हमने 2 साल पहले भी देखा था, जब उस वक्त कृषि कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, राजीव जी तब कौन बात कर रहा था? तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स। अब कौन कर रहा है? वे बात कर रहे होंगे जो प्रभारी है अभी उस मंत्रालय में। क्या सचमुच में सरकार में फैसले करने की हैसियत किसी मंत्री की है, किसी ब्यूरोक्रेट की है, किसी कृषि सचिव की ये हैसियत है कि वो कोई आश्वासन दे सके? ये 1.5 लोगों की सरकार, एक नरेंद्र मोदी, आधे अमित शाह। माननीय मोदी जी तो है नहीं अभी देश में, या हो सकता लौट आए, मेरी जानकारी में नहीं है। वे इस वक्त मुस्लिम देशों में लोगों को का अपने दूसरे घर गए हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं यहाँ आता हूं तो मुझे लगता है दूसरा घर है, और अपने ही घर के लोगों से बात करने को वे तैयार नहीं होते, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, असहमत लोग हों, हम सब लोग हों, किसी से बात नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते। तो मैं नहीं समझता जब तक नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे तो इस बातचीत का कोई हल निकलेगा, इसका कोई परिणाम निकलेगा। फिलहाल ये कवायद ये इसलिए की जा रही है कि कैसे भी किसानों का मनोबल टूटे। अब जो ग्रामीण भारत बंद है उसको कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, 16 तारीख को है। तो सरकार किसी तरह से इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। जमीन पर जिस तरह कोशिश हो सकती है वो हम देख रहे हैं, उनके रास्तों पर जो रुकावटें डाली जा रही हैं। इसके अलावा पर्दे के पीछे जिस तरह फूट डालो राज करो की नीति है, उस पर भी कहीं ना कहीं काम चल रहा होगा। कुछ संगठनों को तोड़ने की कोशिश हो रही होगी, कुछ किसान नेताओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश हो रही होगी, और अंतिम औजार जो सरकार और उसका समर्थक तबका है, जिसमें मुख्यमंत्री तक, असम का मुख्यमंत्री देख लीजिए कितना आपत्तिजनक बयान दे रहा है किसानों के बारे में। सत्ता समर्थकों का जो ट्रोल अमला है, ट्रोल आर्मी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो किसानों को देशद्रोही खालिस्तानी बताने पर लगी है। तो चौतरफा कोशिशें चल रही हैं कि आंदोलन को किसी तरह लंबा खींचने दिया जाए और तोड़ा जाए उसे, यानी दिल्ली न आने दिया जाए, ये बैठे रहे और इस बीच में इसे तोड़ने की कोशिशें चलती रहे। फिर भी मैं अपना अनुमान ये आपके सामने साझा करना चाहता हूं, आज नहीं तो कल सरकार को एक बार फिर झुकना पड़ेगा, सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वे इंसाफ की बात करने आए। जी राजीव जी की बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, आप कैसे देखते हैं यहां किसान और सरकार आमने सामने? लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार ने जो दीवारें खड़ी की हैं दोनों के बीच, ये दीवार इतनी ऊंची है कि साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि दीवार खड़ी करने वाले किसान नहीं हैं। किसान तो आ रहे हैं आपके दरवाजे, आपने दरवाजे पहले से बंद कर लिए, और यहां अगर आप दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं और आप वार्ता पे वार्ता करते भी जाइए, क्या फर्क पड़ता है कितनी भी वार्ताएं कर लें? क्योंकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है, पहले प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं, फर्स्ट साइट ही आपको यह समझ में आ रहा है कि सरकार इसमें झुकने वाली नहीं है। और किसान चाहते हैं कि सरकार यहां झुककर जो वादे पहले की थी सरकार ने, वही वादे, उन वादों को, जिन वादों को उन्होंने किए उस समय, उन वादों को वो पूरा कर दे, यानी गारंटी दे दे, एमएसपी के लिए कानून ले आए। यही तो बात है, यही तो मांग है। लेकिन यहां सरकार ने जो कुछ रचा है, जो दीवारें खड़ी की हैं, उन दीवारों से लगता है क्या कि ये किसानों का आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा? देखिए, बहुत साफ सी बात है राजीव जी कि एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब देने के बाद, माइंस और तमाम तरीके की रियायतें देने के बाद मोदी सरकार की निगाह और मोदी सरकार के पीछे जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनकी निगाह फूड ग्रेन मार्केट में है। ये 1,25,000 करोड़ का बाजार है सालाना, और इतना बड़ा बाजार पे निगाह है इनके 2-3 जो समर्थक हैं उनकी, और उस पे एक बार कब्जा हो जाए, रिटेल उनके हाथ में होगा, फूड ग्रेन उनके हाथ में होगा, तो जिस मर्जी से वो खाद्यान्न जनता को मुहैया कराएंगे वो होता रहेगा। और सरकार जो है एमएसपी के हिसाब से वो अपना पीडीएस चलाने के लिए, लाभार्थी योजना चलाने के लिए प्रोक्योरमेंट करती रहेगी। तो जो मेजर हिस्सा है किसानों का, किसानों की क्रॉप का, वो पूरा उसका जो
कॉर्पोरेटाइजेशन करना है, ये उनकी स्कीम है। तो इसलिए मोदी सरकार इसको तो बिल तो नहीं ला सकती। और अभी देखिए रबी की फसल कटने वाली है। मुख्य तौर पर उसमें 3 बड़ी फसलें हैं, गेहूं, सरसों और चना। और इसमें ही लाखों किसानों का भला हो जाएगा अगर ऑर्डिनेंस ले आए। पार्लियामेंट तो खत्म हो चुका, लोकसभा तो आखिरी सत्र हो चुका। तो अब अगर ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस ला के कर दिया अगर उनकी नीयत है तो लेकिन वो नीयत है नहीं, नीचे दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो नियत नहीं है और ये साफ समझ में आ रहा है। यहां सरकार और किसान के बीच ठनी हुई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखा दिया है, साफ साफ कह दिया है कि आखिर वहां क्या कुछ चल रहा है। और जो अभी तक चलता रहा यानी चुनावी चंदे पर आपको अब पूरा का पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन चुनावी चंदे जो अभी तक ले रहे थे वो चुनावी चंदे जो हैं वो चुनावी चंदे बहुत असंवैधानिक है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। जल्दी से चलना चाहते हैं पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं पवन खेड़ा, जरा सुन लें जल्दी से। उनको क्या लाभ दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। यह डर हमारा जायज है। इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, यह हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं, बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा
प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी है। आपके सवाल। बिल्कुल देना चाहिए, यही मांग हम बार बार करते आए हैं। हमने तो कहा था कि एसबीआई सार्वजनिक क्यों नहीं करता। ये जो जानकारी होती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को जरूर मिल जाती है। तो बताइए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और जब रूलिंग पार्टी को ये पता चलेगा कि संजीव ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है, तो क्या संजीव की जान माल सुरक्षित रह सकता है? क्या यह व्यापार फिर भी कर सकेगा? यही हमारी आपत्ति थी। आप सार्वजनिक करिए, पूरी जानकारी करिए कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसके एवज में उन कंपनीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपकार किए उन कंपनीज पर, उनको क्या क्या लाभ पहुंचाए। दिस इज आवर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्विड प्रो को? हाउ कैन 95% of the proceeds of electoral bonds go to one political party, which is the ruling party? Therefore, our question is, in lieu of that money, have you sold, have you given coal mines to those companies? Have you allowed those companies to operate airports? What is the quid pro quo? This is our question. पहले की व्यवस्था में कंपनियों को अपने 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% अंश वो राजनीतिक डोनेशंस में दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है, और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। ना केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। यह इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी, प्लीज, वी ओwe it to the democracy of this country to please focus on this. While you are attacking BJP, a significant chunk of Congress's donation also comes through electoral bonds. Like if you see the 2022 audit report, 2/3 of the donations 95%, my dear friend, goes to the ruling party of India. And you are interested in the remaining 5%, how much of it came to the Congress party? Well, we have been demanding that this scheme be very transparent. Let the people of India know, because it's their right to know how much money
has been given by whom to which political party. So if we had something to hide, I am sorry, we wouldn't have been the first and the only party to be demanding this transparency. And we again reiterate our demand that the SBI should make every single penny which came to any political party public. क्योंकि इस सरकार की आदत है, इस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कानून मनी बिल के जरिए पिछले दरवाजे से इस देश में लेकर आई, और कोई पहली बार नहीं होगा कि अध्यादेश लाएगी। हर बार इस सरकार की आदत है कि अध्यादेश के रास्ते से जाकर कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हम ये मांग भी अपनी सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है। उनके बगैर कुछ पत्ते भी नहीं हिलते इस शहर के, क्या इस देश के, और सुना आजकल विदेशों के भी। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार पे आज एक जो हम लोगों का लगातार एक स्टैंड रहा है, उस पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगा दी है। आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी और रास्ते से, खिड़की, रोशनदान, पिछले दरवाजे से नहीं आने चाहिए इस देश में, और अभी तक की सारी जानकारी एसबीआई को, चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है। पूछिए, अभी बहुत सवाल हो सकते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सवाल हैं। नहीं, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। इसी पर ना? हाँ। वो कह रहे हैं कि जब पहले पैसा मिलता था तो क्विड प्रो को की बात तो पहले भी होनी चाहिए थी, जब पहले आपकी सरकार थी। पहले कोई ऐसी कंपनी जो 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाए और 100 करोड़ दे दे, ये संभव नहीं हो सकता था। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया सब कुछ, और जो हम पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे, आज उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। हमारी तमाम आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। तो हम तो आज प्रसन्नचित होकर फिर से अपनी मांग भी दोहरा रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा कि सार्वजनिक किया जाए सारे आंकड़े। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिए गए वो गैर संवैधानिक तरीके से, अगर ये बॉन्ड ही रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो सारी राशि जो है उसको कॉन्फिस्केट किया जाना चाहिए? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है। अब हम इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती है, क्या बोलती है, क्या स्टैंड लेती है, अध्यादेश लाती है या इस ऑर्डर को अक्षरशः फॉलो करती है, उसका पालन करती है। नहीं तो माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड सुना था आपने, माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड भी अब आपने सुना है। आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्षी दल है, आगामी लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने में कोई मदद मिलेगी इस फैसले? बिल्कुल, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ये वन साइडेड थी, एक तरफा थी, एक अनहोली अलायंस बन चुका था शेल कंपनीज का, दोस्तों का और सत्तारूढ़ दल का। इस मिलीभगत में न आपको कुछ जानकारी मिलती थी एज अ वोटर, न हमें एज ऑपोजिशन
लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती थी। जो उद्योग घराने हैं वो हमें देने से भी डरते थे कि उन्हें मालूम है सीधा शहंशाह को मालूम पड़ जाएगा, और शहंशाह को मालूम पड़ जाए तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का अंत 2017 में ये शुरू हुआ, 18-19 में लागू हुआ, और अब जाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आपको लगता है कि जब चुनाव होंगे तो इस फैसले की कहीं ना कहीं जो बड़ी पहल है उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष की पार्टियों को मजबूती मिलेगी? अगर ये चीज सामने आती लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, आवश्यक है। एक वोटर का ये जानने का अधिकार है कि उसके देश के राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है, उस पैसे का स्रोत क्या है, कितना पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, यह जानने का हक है, और राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि लोगों को ये जानकारी दें। I think this is something so serious that heads should roll. Who is behind this scheme which covers all tracks, which ensures a totally opaque system of political funding? The accountability must be fixed. The country should know who is behind this corruption. And we all know who's behind this corruption. नहीं, देखिए, अलग अलग समय पर हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने कोशिश पूरी की कि जितना हो सके पारदर्शी बने यह सिस्टम, यह व्यवस्था। और कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे परिपक्व होती है, धीरे धीरे पूरी तरह से एक ऐसे स्तर पर पहुंचती जहां आप कह सकते हैं हाँ साहब ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकती है और बिल्कुल सही है। समय लगता है उसमें, लेकिन अचानक 2014 के बाद इस देश में एक ऐसी सरकार आई जो किसी भी व्यवस्था की यात्रा में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया कि नहीं साहब अब तो सब कुछ पर्दे के पीछे होगा। मुझे याद है राज्यसभा में जब मनी बिल स्वर्गीय श्री अरुण जेटली उसको डिफेंड कर रहे थे, तो द वे ही इंटेलेक्चुअलाइज्ड इट, उसका ऐसा बौद्धिकरण किया उन्होंने कि हमें बहुत सोचना पड़ा इसका कैसे जवाब दें। आज समझ में आता है कि उसका बौद्धिकरण किया ही इसीलिए गया था कि हम और आप ज्यादा सवाल ना उठा पाए, हम और आप इसको, क्योंकि इतना बौद्धिकरण हो गया हम इसको स्वीकार कर लें कि अरे साहब इतना इंटेलिजेंटली बोला गया तो सही होगा। लेकिन नहीं, उसके पीछे एक अपारदर्शी योजना थी। अगर वो अपारदर्शी नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना आत्मविश्वास था तो उसको मनी बिल की हैसियत क्यों दी गई, का दर्जा क्यों दिया गया, उस रास्ते से क्यों लाया गया, क्यों नहीं उस पर चर्चा होने दी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। It's never too late to defend and to protect democracy. It's never too late. अब मैंने उनको तो डांटते हुए बोल दिया, वो क्या कहेंगी फिर मुझे। चलिए पूछिए। अब क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग्स नहीं बता सकता क्या? वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूं। किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देशद्रोही हो गया। कमाल है साहब। 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था। उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से। सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है। वक्त आने दीजिए, कई लोग तिहाड़ में होंगे,
सुन लीजिए ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ ऊपर रखा जाए। कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को एसएमएस भेजते हैं, वो क्यों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए, तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहते हैं कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं रहना चाहिए। असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी, बुलाएं किसानों को अपने घर पे, या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? कल आम आदमी पार्टी ने एक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो 6 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को 1 सीटें वो देंगे। ये कल देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसको गठबंधन बनाना आता है, गठबंधन चलाना आता है, गठबंधन करना आता है। अब नई पार्टियों से अगर मैं और आप ये उम्मीद रखें कि वो भी उतनी ही परिपक्व होंगी, तो वो उनके प्रति आप गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक सेकंड। तो धीरे धीरे हर पार्टी को ये सीखना होगा कि गठबंधन का धर्म क्या होता है, और मैं उसमें उनको गलत नहीं ठहराता। पैदा होते ही हम दौड़ने थोड़ी चल पड़ते हैं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं। पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो अगर वो चलते चलते गिर जाएं, तो उनका हम अपना हाथ आगे बढ़ा के थाम के उनको उठाएंगे। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, अरे साहब आपने ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, समय लगेगा, समझ बनने में समय लगता है। देखिए, इंडिया अलायंस है अभी। अब कोई जो निकलना चाहता है, जैसे एक पार्टी निकली, वो निकली। आज की तारीख में गठबंधन आपके सामने है, उसके सदस्य सब हैं। जब तक कोई अधिकृत घोषणा किसी एक तरफ से नहीं होती, तब तक गठबंधन है। चर्चा होगी इस पर भी, फिर उस पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको जरूर बताएंगे। रास्ते में किसानों से मिलने, उनको कहना आते हुए मिलने, जाते हुए मिलने, कभी मिलने, और हेलीकॉप्टर में ना जाएं, बाय रोड जाएं, ताकि कील हट जाए रास्ते से। मैं उसको, जब तक मैं तथ्यों से वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी से अलग हो गए, उनको पार्टी से निकाल दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सीधा उन पर हमला बोलूं। जब तक तथ्य मेरे सामने नहीं होंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो हमारा उनसे आग्रह है, आते जाते किसानों से जरूर बात कर लीजिएगा। ये एक दिल का रिश्ता है, दिल का भी रिश्ता है और दर्द का भी रिश्ता है। जिन परिवार के सदस्यों ने, गांधी परिवार के सदस्यों ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, उनका जो योगदान इस देश की रचना में है, वो रायबरेली के लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से इस परिवार के लोग उस काबिल बने कि इस देश की इतनी सेवा अपने खून से कर पाए, ना केवल अपने पसीने से। बिल्कुल बना रहेगा। अब देखिए, इसमें ये एक भावुक पत्र है, ये एक भावनाओं का रिश्ता है रायबरेली के लोगों का